नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्थ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम काफ़ी अहम विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो बहुत ख़ास आपके लिए होने वाली है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए, या फिर कौन से जिंक हमें कब डालनी चाहिए। बहुत तरह की जिंक आती है, तो कौन सी जिंक आपको किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, किस अवस्था में आपको धान की फसल में इस्तेमाल में लाना चाहिए। आज की वीडियो में हम A to Z संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई से लेके, या फिर धान की, अगर आप ये मान के चलें कि धान की नर्सरी से लेके धान की कटाई तक, जब भी आपको आपके फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तब आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल तो कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दें, लेकिन अगर हम जानें कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जिससे हमें जिंक का अच्छे से लाभ मिल सके हमारी धान की फसल में, तो सबसे अच्छा जो समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है रोपाई के 20 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आप रोपाई के 20 दिन के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका अच्छे से लाभ आपकी धान की फसल में मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं इसको हम किस तरह से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसको आप 3 तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका होता है जब आप खेत की तैयारी करते हैं, तो खेत की जब आप अंतिम जुताई कराते हैं तो उस समय भी आप अपनी फसल में डाल सकते हैं, और इसके साथ से आपको यूरिया खाद के मिला के इसको आपको आखिरी जुताई करते समय देना चाहिए। हमेशा जिंक को आपको यूरिया खाद मिला के ही देना होता है। तो आप जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, अंतिम जुताई जब आप करवाते हैं, तो उस समय यूरिया खाद में मिला के जिनका आपको बुरकाव अपनी फसल पे कर देना होता है, मिट्टी में डाल देना होता है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरे तरीके में हम रोपाई के बाद जब यूरिया खाद हम डालते हैं, रोपाई के समय की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। रोपाई के समय तो आप यूरिया डालेंगे तो DAP भी डालेंगे, तो DAP खाद के साथ तो आपको मिला के नहीं देना चाहिए। तो जब आप मान लीजिए आप 25 दिन पे फिर से यूरिया, या 30 दिन पे फिर से यूरिया डालते हैं, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ मिला के करना चाहिए, तब भी बेहतर रहता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं तीसरा तरीका क्या है। तो तीसरे तरीके में हम जिंक का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो इसको आपको 2 बार देना पड़ता है। जो आप यहाँ पे हमने पहले 2 तरीके बताए उसमें हम मिट्टी में डालते हैं, और जो तीसरा तरीका उसमें हम पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ पे किसान भाइयों एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, जो हम खाद अपने खेत की मिट्टी में डालते हैं तो उसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। मान के चलिए अगर आपने इस साल दिया हुआ है तो 2 साल तक उसका असर आपकी मिट्टी में रहेगा। लेकिन हाँ, मिट्टी में कब तक रहेगा, अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव होता है, आप ऐसे खेत में बुवाई करते हैं जहाँ पे पानी अक्सर भरा रहता है, तो उस खेत में आपने देखा होगा जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसे खेतों में तो आपको फिर से हर बार देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी खेत ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी का भराव मतलब थोड़ा बहुत रहता है, बरसात के बाद निकल जाता है, तो वहाँ पे आपको हर साल जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। हर 2 साल के बाद ही आपको डालना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो हम खादें मिट्टी में देते हैं उसका असर लगभग 2 साल तक रहता है, और अगर आप छिड़काव करते हैं तो उसका असर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो हम पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं उसका असर काफ़ी जल्दी ज़रूर होता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको मिट्टी में नहीं देना है, तब आपको पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करना सबसे बेहतर रहेगा। वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी जल्दी काम करेगा। तो अब हम जानते हैं किसान भाइयों कितनी मात्रा में हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे ज़्यादातर किसान भाई 3 तरह से जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो 3 तरह से आती हैं खादें। पहली में आती है जिंक, मोनो जिंक आती है, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है और इसमें सल्फर 15% पाया जाता है। दूसरे जिंक में 21% वाली आती है, जिसमें 21% जिंक पाया जाता है। और जो तीसरी जिंक आती है EDTA जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं, इसमें 12% जिंक पाया जाता है। तो जो जिलेटेड जिंक होती है, ज़्यादातर हम इसका छिड़काव करते हैं पत्तों के ऊपर, काफ़ी जल्दी असर ये दिखा देती है। तो अब हम किसान भाइयों जानते हैं हमें इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में और कब करना चाहिए। तो कब करना चाहिए तो हम पहले ही बता चुके हैं। रोपाई से पहले भी आप कर सकते हैं, रोपाई के समय भी आप डाल सकते हैं, या फिर रोपाई के 20-25 दिन के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर जब भी कमी के लक्षण दिखाई दे तब आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो 20-25 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए।
इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। कभी भी आपको कोई भी जिंक चाहे 33% वाली हो, चाहे 21% वाली हो, चाहे 12% वाली, इसका इस्तेमाल डीएपी खाद के साथ मिला के नहीं करना है। अगर आप डीएपी खाद के साथ मिला के करेंगे तो ना तो डीएपी अच्छे से काम करेगी, ना ही जिंक सल्फेट अच्छे से काम करेगा, दोनों तत्व ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इसको अलग से डालना होता है। जिंक को आपको अलग से यूरिया खाद के साथ मिला के ही आपको चाहे छिड़काव करें, चाहे मिट्टी में आपको देना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो आती है हमारी मोनो जिंक, इसके बारे में, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो कब करना चाहिए तो हम पहले ही जान चुके हैं, अब जानते हैं कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो जो मोनो जिंक आती है 33% वाली, इसको आप मान लीजिए अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो बुआई के समय दे सकते हैं। अगर आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय, या फिर रोपाई से 20-25 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। 5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको 33% वाली जिंक का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे जो दूसरी जिंक आती है 21% वाली, इसकी आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल प्रत्येक एकड़ के हिसाब से करना होता है। इसको भी आप बुआई या फिर रोपाई या फिर 25 दिन के अंदर करेंगे तो बेहतर काम करेगा। बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय करना बेहतर रहेगा। तीसरी जिंक जो आती है 12% वाली, इसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो 12% वाली जो जिंक है, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। इसमें आपको 3 kg यूरिया खाद मिलानी है और इसके साथ में आपको अपनी खड़ी फसल पे इसका छिड़काव करना होता है। छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दे तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 33% वाली जिंक है, उसका भी आप छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए पत्ते के ऊपर। तो खड़ी फसल में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो जो आती है मोनो जिंक 33% वाली, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में 3 किलोग्राम आपको यूरिया खाद लेनी है। अच्छे से आपको घोल बनाना है। अच्छे से घोल बनाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल आपको अपने खेत में करना चाहिए, धान की खड़ी फसल में करना चाहिए। तो जब भी आपको लक्षण दिखाई दे तो सबसे बेहतर रहता है आपको छिड़काव करना चाहिए। अब हम जानते हैं जो दूसरी जिंक आती है 21% वाली, इसका हमें कितनी मात्रा में कब छिड़काव करना चाहिए। तो 21% वाले जिंक का आपको 1 kg मात्रा लेनी है और उसमें आपको किसान भाइयों 3 kg यूरिया खाद मिलानी है। इसके साथ आप मिला के आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप यूरिया के साथ मिला के छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं, आपने पिछले साल भी धान की रोपाई की हुई थी और आपने उस खेत में, यानी धान के उस खेत में अपने मिट्टी में जो ये जिंक है, जिंक सल्फेट चाहे 33% वाला हो चाहे 21% वाला, उसको आपने मिट्टी में दिया हुआ है और आपके वहाँ पे खेत में पानी का भराव ज़्यादा नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इस साल आपको खाद डालने की, ये जिंक सल्फेट डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप पैसा ही बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि इसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, लगभग 2 साल तक रहता है। तो अगर आपका भी खेत किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे ज़्यादा पानी का भराव नहीं होता है, आपका खेत थोड़ा ऊंचा है, वहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, आप सिंचाई करके धान की खेती करते हैं, तो ऐसी जगह पे आप हर साल यूरिया नहीं, हर साल जो जिंक सल्फेट है वो नहीं डालें, हर दूसरे साल के बाद डालें। और बहुत सारे तराई क्षेत्र में पानी का भराव हमेशा रहता है, तो वहाँ पे आपको हर साल जो जिंक सल्फेट है, चाहे 33% हो चाहे 21% हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ में डीएपी खाद के साथ मिला के आपको इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।